हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस की मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे थे, जिसमें हमारा जो टारगेट था डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उस सीरीज़ को हमने इस टाइम पे ब्रेक दिया है। जब तक कि आपका यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, तब तक क्या करेंगे, चूँकि टाइम कम है, इस कारण जो है हम पूरा 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से पूरा फुल सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं आपका प्रीलिम्स का, जिसमें हमने ज्योग्राफी स्टार्ट की है। ज्योग्राफी में सबसे पहले हम इंडियन ज्योग्राफी लेके चल रहे हैं, उसके बाद में हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगी। क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए हमने स्टार्टिंग इंडियन ज्योग्राफी से करी है। नेक्स्ट क्या है, हमने साइंस में हमने सबसे पहले बायो को स्टार्ट किया है। बायो के बाद में हम फिजिक्स, फिर उसके बाद में केमिस्ट्री कंप्लीट कराएंगे। बायो की सीरीज़ अभी चल रही है, कंप्लीट नहीं हुई है। जिसने इसके पहले की सीरीज़ नहीं देखी है, हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और एक क्वेश्चन जो है और हम क्या करवा रहे हैं, आपका जो है पॉलिटी का भी जो हमने स्टार्ट कर दिया है। पॉलिटी के साथ साथ एनवायरनमेंट की भी सीरीज़ चल रही है। तो जिस किसी ने नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्योंकि जो है हम सारे सब्जेक्ट को एक साथ में लेके चल रहे हैं, क्योंकि होता क्या है कि आप एक सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में दूसरा सब्जेक्ट लेके आएंगे, तो जो पहले वाला जो सब्जेक्ट है वो आपका पूरा ऊपर से निकल चुका रहेगा। इसलिए आपको सारे सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना है, जिससे आपको पढ़ने में भी बोरियत ना महसूस हो और आपको याद करने में भी दिक्कत ना हो। तो आज का जो टॉपिक है वो किसका है, वो हमने लिया है इन्वायरमेंट से। इसको हम देखेंगे। इसके पहले के जो 11 चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। आज का चैप्टर नंबर है 12। इसको हम देखेंगे, क्या है, ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेज से संबंधित है। इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन बना है वो क्या है, हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है। किससे संबंधित है, पेट्रोलियम उत्पादों के संग्रहण से संबंधित है। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 का संबंध पेट्रोलियम उत्पादों के संग्रहण से है। नेक्स्ट हम देखेंगे, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित और सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है। तो कौन सा है, नाभिकीय ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है। संग्रहित ऊर्जा के स्रोत के रूप में नाभिकीय ऊर्जा सम्मिलित नहीं है। शेष विकल्प संग्रहित ऊर्जा से किसी न किसी रूप से संबंधित है। नाभिकीय ऊर्जा परमाणु के नाभिकीय विखंडन अथवा संलयन के द्वारा प्राप्त की जाती है, जिसमें सूर्य की ऊर्जा की भूमिका नहीं होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। कौन सा, क्या पूछा गया है, कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो इसके अंतर्गत आपका आता है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। जो ईंधन, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि इसका जो बॉक्स दिया हुआ है उसमें क्या है, जो ईंधन जंतु उत्पाद से अथवा पादप उत्पाद से प्राप्त होते हैं उन्हें हम बायोमास कहते हैं। किसे कहते हैं, जो ईंधन जंतु उत्पाद से या पादप उत्पाद से प्राप्त होते हैं उन्हें हम बायोमास कहते हैं। परमाणु ऊर्जा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बायोमास जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होता है तब इसमें से बायोगैस निकलती है। बायोगैस में मीथेन की मात्रा लगभग 75% होती है। क्या है, बायोगैस में जो मीथेन की मात्रा होती है वो कितनी होती है, लगभग 75% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है। तो कौन सा, जट्रोफा जो है, जट्रोफा क्या है, यह जैव डीजल पौधा है। जैव डीजल पौधा जट्रोफा है। इसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि रतन जोत, जैव डीजल, जट्रोफा, करकास आदि। बायोडीजल पारंपरिक या जीवाश्म डीजल के समान एक वैकल्पिक ईंधन होता है। बायोडीजल का उत्पादन सीधे वनस्पति तेल, पशु तेल या अपशिष्ट खाना पकाने के तेल से किया जाता है। इन तेलों को बायोडीजल में परिवर्तित करने के लिए ट्रांसएस्टरिफिकेशन किया जाता है। दिसंबर 2009 में केंद्र सरकार के द्वारा नेशनल बायोडीजल मिशन शुरू किया गया, जिसमें पारंपरिक डीजल के साथ 20% बायोडीजल मिश्रण का लक्ष्य रखा गया, जिसमें जट्रोफा की महती भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जीवाश्म ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत कौन सा है। तो कौन सा है, सूर्य है। जीवाश्म ईंधनों का चरम स्रोत है सूर्य।
क्योंकि सूर्य से ही सभी जीव जंतु ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश से पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। आपसे ये भी पूछा जाता है, क्योंकि हर किसी को पता होगा कि पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं तथा इन पौधों को शाकाहारी जंतुओं द्वारा अपने आहार के रूप में ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। इस तरह खाद्य श्रृंखला में एक जो जीव है वह दूसरे पर आश्रित रहकर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। इन जीव जंतुओं के नष्ट होने के पश्चात कुछ वर्षों बाद ये जीवाश्म में बदल जाते हैं, जिससे जीवाश्म ईंधनों की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो कौन सा जो है केंद्र शासित प्रदेश बना था, वो आपका था दीव। वर्तमान में दमन दीव को दादरा नागर हवेली के साथ संयुक्त कर दिया गया है। भारत में अपना प्रथम अणुयुक्त का परीक्षण किया गया था। भारत ने अपना प्रथम अणुयुक्त का परीक्षण किया था 18 मई 1974 को। 18 मई 1974 को राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण में भारत ने पहला स्वदेशी परमाणु ऐसे जो है राजस्थान पर हमने क्या देखा था कि जो हमने एंशिएंट हिस्ट्री की जो क्लास करवाई थी, कल वाले जो वीडियो जो थे, उसमें आप देखेंगे कि उसमें क्या था एक क्वेश्चन कि जो राजस्थान था, राजस्थान का जो है कौन सा ऐसा जो है एरिया था जहाँ पे जब हम गुप्त काल की बात करते हैं जहाँ पे सोने के सिक्के के जो है ढेर मिले हैं सबसे ज़्यादा, तो कौन सा जो एरिया था वो राजस्थान का बयाना था। जिस किसी ने इसके पहले की वीडियो देखी होगी उसको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही आप एक दूसरे से इंटरलिंक करते हुए सारे फैक्ट्स को बहुत ही ईजिली वे में याद कर सकते हैं। 18 मई 1974 में राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण में भारत ने पहला स्वदेशी परमाणु विस्फोट परीक्षण किया, जिसे स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया। पहले परमाणु परीक्षण 24 वर्षों बाद पोखरण में ही 11 व 13 मई को 1998 में एक बार फिर परमाणु परीक्षण किए गए, जिसे शक्ति 98 कूट नाम दिया गया। तब यह 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नाभिकीय शक्ति परियोजना के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिनका अध्ययन किया जाना हल निकाला जाना है वे हैं कौन से? वायु, मृदा, जल का रेडियोधर्मी प्रदूषण, वन अवरोपण, पेड़ पौधे एवं जंतु समूह की क्षति, रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निस्तारण, उपर्युक्त सभी। क्या है? नाभिकीय शक्ति परियोजनाओं के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिनका अध्ययन किया जाना तथा हल निकाला जाना है वे हैं वायु, मृदा, जल का रेडियोधर्मी प्रदूषण, वन अवरोपण तथा पेड़ पौधों एवं जंतु समूह की क्षति, रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निस्तारण, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट हम देखेंगे, गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो, ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। कौन सा पदार्थ है जो भारत में पाया जाता है? कौन सा है? हाइड्राइड। गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ का शोषित हो तथा वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वह कौन सा पदार्थ है जो भारत में पाया जाता है? तो है हाइड्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कथन है कि मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। कारण है कि जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त करते हैं। फिर से देखेंगे कथन क्या पूछा गया है। कथन है कि मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। कारण क्या है? जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटे में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। तो इसमें क्या है? इसमें है कि कथन और कारण दोनों सही हैं और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे,
जैव ईंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या क्वेश्चन है? जैव ईंधन के संबंध में कौन सा ऐसा कथन है जो सत्य नहीं है? जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल होता है। दूसरा क्या है? जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है। ये आपका सत्य नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या है? जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है। जैव ईंधन मक्के से भी प्राप्त होता है, मक्के से भी बनता है। इसको हम देखेंगे। जैव ईंधन लागत प्रभावी नहीं होता है, जैव ईंधन पारिस्थितिक अनुकूल होता है तथा जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है। इसके अलावा जैव ईंधन ऊर्जा का एक स्वच्छ तथा सस्ता स्रोत है जो सफाई, स्वास्थ्य में सुधार करता है। जैव ईंधन को पशुओं के गोबर, मानव मल, रसोई के अपशिष्ट, नगरीय अपशिष्ट, फसलों के अवशेष पदार्थों से प्राप्त किया जा सकता है। भारत में जैव ईंधन से ऊर्जा प्राप्त करने के संयंत्र पंजाब के झालखाड़ी में, दिल्ली के तिमारपुर में, मुंबई तथा पोर्ट ब्लेयर में स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी है? तो कौन सा है? करंज का पौधा। करंज का जो पौधा है वो क्या है? पेट्रोपादप भी है। फलीदार पौधों में करंज पेट्रोपादप के रूप में प्रयोग किया जाता है। करंज एक बहुउद्देशीय सदाबहार वृक्ष है। इसके बीजों के तेल से बायोडीजल भी बनाया जाने लगा है, जो लगभग 5 से 20% तक पेट्रोलियम वाले डीजल में मिलकर इंजनों, वाहनों एवं कृषि यंत्रों में आसानी से उपयोग किया जा सकता है। अरहर, चना, मटर दलहनी फसलें हैं। ये फसलें ल्यूग्मिनेसी कुल से संबंधित हैं। जेट्रोफा भी क्या है? एक पेट्रोपादप है। आपसे पूछा जाए अगर, जो कि पूछा नहीं जाएगा जनरली, कि अरहर, चना और मटर जो है वो दलहनी फसलें हैं। वो कौन से कुल से संबंधित है? तो यह लेग्युमिनेसी कुल से संबंधित है। जेट्रोफा भी क्या है? एक पेट्रोपादप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? तो कौन है? बायोगैस, जो बायो संयंत्र है वह शक्ति और खाद दोनों से दे सकती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ के जैविक विखंडन से उत्पन्न गैस बायोगैस कहलाती है, जो कि एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। बायोगैस के मुख्य संघटक हैं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। आपसे पूछा जा सकता है कि बायोगैस के मुख्य संगठक क्या हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड है और क्या है? मीथेन है। बायोगैस की समाप्ति के पश्चात संयंत्र में अपशिष्ट पदार्थ के नाइट्रोजन एवं फास्फोरस के कई यौगिक रहते हैं, अतः अपशिष्ट पदार्थ का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे। वाहनों में सीएनजी के प्रयोग में कौन प्रदूषक गैस उत्पन्न होती है जिनका उत्पादन इसके अतिरिक्त एचसीएनजी नामक अधिक हरित ईंधन के रूप में ईंधन के उपयोग से कम हो जाता है? क्या लिखा है इसमें बॉक्स में? एचसीएनजी यानी हाइड्रोजन मिश्रित कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इस ईंधन को सीएनजी में मिलाकर हाइड्रोजन तैयार किया जाता है। इसे भविष्य के ईंधन के रूप में देखा जा सकता है। सीएनजी में मीथेन मुख्य गैस होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि सीएनजी में सबसे मुख्य गैस कौन सी होती है? तो मीथेन होती है। लेकिन एचसीएनजी में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर यानी पीएम का उत्सर्जक भी होता है। हालांकि पेट्रोल व डीजल की तुलना में काफ़ी कम होती है। एचसीएनजी को हरित ईंधन भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि हरित ईंधन किसे कहा जाता है? तो एचसीएनजी को हरित ईंधन के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया है? तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, किसको? सिक्किम को। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन। निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन सा स्वच्छ ईंधन है? कौन सा प्राकृतिक गैस? क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन जो है वो स्वच्छ ईंधन है? निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन सा जो है स्वच्छ ईंधन है? तो कौन सा है? प्राकृतिक गैस आपका स्वच्छ ईंधन है। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, डीजल में से प्राकृतिक गैस स्वच्छ ईंधन है क्योंकि इसके जलने से प्रदूषण नहीं फैलता है। प्राकृतिक गैस कई गैसों का मिश्रण है। प्राकृतिक गैस जो है कई गैसों का मिश्रण है, जिसमें मुख्यतः मीथेन प्रमुख होती है और 0 से लेकर 20% तक उच्च
हाइड्रोकार्बन गैसें होती हैं। सीएनजी का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। पेट्रोलियम पदार्थ प्राकृतिक ईंधन के अंतर्गत आते हैं। ये पृथ्वी के भीतर दबे हुए जीवाश्मों से निर्मित हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे दिया गया है उपर्युक्त में से कौन सा नवीकरणीय स्वच्छ संसाधन के रूप में नाभिकीय शक्ति के विकल्प हैं? कौन सा? हवा चक्की, सौर पैनल, बायोमास और हाइड्रो पावर, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल हैं। हवा चक्की, सौर पैनल, बायोमास, हाइड्रो पावर, ये सभी ऊर्जा के नवीकरणीय स्वच्छ संसाधन के रूप में नाभिकीय शक्ति के विकल्प हैं। परमाणु ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जिसे नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया से उत्पन्न किया जाता है। नवीकरणीय स्वच्छ संसाधन के रूप में नाभिकीय शक्ति के विकल्प के रूप में पवन चक्की, सौर पैनल, बायोमास, हाइड्रो पावर आदि है। वर्तमान में विद्युत उत्पादन के लिए वाणिज्यिक संयंत्र नाभिकीय विखंडन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। कथन है कि सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। कारण है कि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से होता है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरा करते हैं। तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा सर्वोच्चतम पर्यावरण अनुकूल है? कौन सा है? सौर सेल। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है? सौर सेल इसके अंतर्गत आता है। सौर सेल ऊर्जा स्रोतों में से सब सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है। ऐसी युक्ति जिसके द्वारा सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जाता है सौर सेल कहलाता है। इसके निर्माण में सिलिकॉन का प्रयोग होता है। वर्तमान समय में अंतरिक्ष कार्यक्रमों में से सौर ऊर्जा की बढ़ती मांगों के कारण सौर सेल विकसित किया जा रहा है। तो ये हमारा जो है 12 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे चैप्टर नंबर है 13 आपका पर्यावरण संरक्षण से संबंधित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं सम्मेलन। क्या जो है चैप्टर है? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन और सम्मेलन। इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई है। कहाँ से उत्पन्न हुई? क्योटो प्रोटोकॉल से। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा कहाँ से उत्पन्न हुई है? क्योटो प्रोटोकॉल से उत्पन्न हुई है। तो इसको हम देखेंगे। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा का विकास क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत हुआ है। कार्बन क्रेडिट एक व्यापार योग्य प्रमाण पत्र या आज्ञा है जो धारक के 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक तापन क्षमता के बराबर अन्य हरितगृह गैसों जिनकी मात्रा 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर हो के उत्सर्जन का अधिकार देता है। क्योटो प्रोटोकॉल में वर्णित स्वच्छ विकास तंत्र क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत उत्सर्जन नियंत्रण हेतु प्रतिबद्ध कोई विकसित देश या उनकी कंपनियां अन्य विकासशील देशों में उत्सर्जन कटौती वाले प्रोजेक्ट में निवेश कर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकती हैं। क्या हमने देखा था क्वेश्चन? कार्बन जो क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई है तो कब उत्पन्न हुई है? क्योटो प्रोटोकॉल में। नेक्स्ट क्या है? रामसर संधि संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? आर्द्र भूमियों के संरक्षण से, आर्द्र भूमियों को प्रोटेक्ट करने से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के संरक्षण के उद्देश्य से विश्व के राष्ट्रों के बीच 2 फरवरी 1971 में ईरान के शहर रामसर में यह संधि हुई। यह संधि विश्व स्तर पर हो रहे आर्द्र भूमियों के नुकसान को रोकने के लिए उनको संरक्षित करने की दिशा में एक प्रयास है। 1 फरवरी 1982 को इस कन्वेंशन में भारत जो है वो 1 फरवरी 1982 को इस कन्वेंशन में शामिल हुआ है। आर्द्र भूमि जल संरक्षण के संबंध के जो है मध्य संक्रमण क्षेत्र होता है जो जैव विविधता की दृष्टि से एक समृद्ध क्षेत्र होता है। इसे मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, सागरीय तटीय क्षेत्र और स्थलीय तटीय क्षेत्र। नेक्स्ट हम देखेंगे। वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास पर चर्चा आरंभ हुई है। वह प्रतिवेदन है, आप ये देखेंगे कि रामसर साइट जो है इस टाइम में इनकी संख्या कितनी है। आप इसको करंट में देख सकते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन के प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई है। वह प्रतिवेदन कौन सा है? वह प्रतिवेदन है आवर कॉमन फ्यूचर।
सतत विकास की अवधारणा 1987 में ब्रंटलैंड आयोग ने किया था। ब्रंटलैंड आयोग द्वारा जारी पत्र हमारा साझा भविष्य अवर कॉमन फ्यूचर में ही पहली बार सतत विकास शब्द का प्रयोग किया गया था। सतत विकास की अवधारणा के तहत वर्तमान पीढ़ी अपने विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करती है कि उनका न्यूनतम क्षरण हो सके। भावी पीढ़ियां प्राकृतिक संसाधनों से वंचित न रह जाएं। अतः सतत विकास के तरह पर्यावरण पारिस्थितिकी को भी संरक्षित रखते हुए विकास किया जाए। मतलब इसमें जो है क्या है कि हम अपनी जो है इसको हमने पूरा जो है मेंस में भी कवर करवाया है कि सतत विकास का जो है मतलब क्या होता है कि हम जो वर्तमान में जो हम जिन चीज़ों का जो उपयोग कर रहे हैं, प्रकृति के जो संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, तो उनको जो है उनको उस तरह से उपयोग करें जिससे जो है वर्तमान में तो जो है हमारी जो है जो बेसिक जो नीड्स हैं वो तो पूरी फुलफ़िल हों ही, बल्कि जो आगे आने वाली जो हमारी जो पीढ़ी है, उनके लिए भी जो है वो उस प्राकृतिक संसाधन से वो भी वंचित ना रह जाएँ। तो मतलब क्या है, आप वर्तमान को जो है आप वर्तमान में जो जिन चीज़ों का जिस तरह से भी यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ये भी जो ध्यान देना है कि आगे ऐसा ना हो कि भविष्य में जो है उस चीज़ को जो है हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, वो उससे जो है पूरी तरीके से वंचित रह जाए। तो क्योंकि जो है इसी के संदर्भ में जो है गांधी जी का एक कोट है, उन्होंने क्या कहा था कि जो प्रकृति है, प्रकृति के पास जो संसाधन है, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तो हैं। मतलब वो हमारी जो बेसिक जो नीड्स हैं, उनको जो है उनको फुलफ़िल कर सकते हैं। लेकिन अगर अगर हमें जो है लालच हो रहा है, तो हमारे लालच को पूरा करने के लिए जो है प्रकृति के पास इतने संसाधन मौजूद नहीं हैं। हमारी ज़रूरत को तो पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमें लालच को पूरा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनिए। इसके अंतर्गत क्या है, द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन कब किया गया? 1972 में। ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 में। रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। फिर से हम देखेंगे, द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया 1972 में। ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन किया गया है कब? 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये आपका संबंधित है ओजोन परत के अवक्षय से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत के अवक्षय करने वाले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित है। इस संधि को 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर के लिए खोला गया था। 1 जनवरी 1989 में से यह प्रभावी हुआ। यह ओजोन परत के क्षरण हेतु प्रथम समझौता था। ओजोन परत का जो संरक्षण हेतु जो क्या था, प्रथम समझौता था। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है कि यह सूर्य के प्रकाश से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, उनको जो है रोकती है, जिससे जो है पराबैंगनी किरणों से जो क्या होता है, उसका मानव शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है, उससे जो है कैंसर जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसके अंतर्गत जो है क्या है, सम्मेलन और उनका उद्देश्य। कार्टेजेना जो है प्रोटोकॉल का संबंध है बायो सेफ्टी से। स्टॉकहोम सम्मेलन का संबंध है अनवरत जैविक प्रदूषक से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है ओजोन परत से। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जलवायु परिवर्तन से है। फिर से हम देखेंगे, कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध है बायो सेफ्टी से। स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है अनवरत जैविक प्रदूषक से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है ओजोन परत से। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जलवायु परिवर्तन से। नेक्स्ट हम देखेंगे, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित किया गया। अब चूंकि ये जो क्वेश्चन है ये उस टाइम के लिए रेलिवेंट था, क्योंकि 2018 का क्वेश्चन है, तो ये उस टाइम के लिए रेलिवेंट था। आपके लिए जो है वर्तमान समय के जो अगर सिनेरियो में देखें तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है, कहाँ पे स्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है एम्स्टर्डम में। कहाँ पे? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो एम्स्टर्डम में स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एजेंडा 21 की सही परिभाषा है? इसके अंतर्गत यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण के संरक्षण हेतु क्या है? एक कार्य योजना है। नेक्स्ट हम देखेंगे, पृथ्वी सम्मेलन 5 आयोजित किया गया था, तो यह कब किया गया था? 1997 में आयोजित किया गया था। कब? 1997 में।
ये आयोजित किया गया था 1997 में। इस सम्मेलन ने इसमें सम्मिलित देशों ने टिकाऊ विकास के लिए व्यापक कार्यकारी योजना एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में कदम उठाए गए और जो है कदमों के मूल्यांकन हेतु बुलाई गई। नेक्स्ट क्या है, भारत में पर्यावरण मंत्रालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो यह 1985 में। भारत में पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? 1985 में भारत में पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्या है, चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? पादप संरक्षण से। चिपको आंदोलन तत्कालिक उत्तर प्रदेश के चमोली जिले वर्तमान उत्तराखंड में सन 1973 में हुआ। अब आप जो है क्या याद करेंगे? अगर आपको याद आ रहा होगा, क्योंकि आपने जो है हमारी पॉलिटी की भी क्लास, जो भी बच्चे जो हमारी पॉलिटी की भी क्लास, उसके साथ में जो है ज्योग्राफी, सारी क्लास को अगर रेगुलर बेसिस पे देख रहे होंगे तो आपको 1973 याद आते ही आपको क्या याद आना चाहिए? जो हमने क्या देखा था, केशवानंद भारती का जो हमने केस देखा था, तो वो आपका जो है उसका जो ईयर था वो क्या था? 1973 था। इसको हम देखेंगे। चिपको आंदोलन तत्कालिक उत्तर प्रदेश के चमोली जिले वर्तमान में उत्तराखंड में सन 1973 में हुआ। अब चिपको आंदोलन और आपका केशवानंद भारती का केस, वो जो है ईयर उसका सेम है, आप ऐसे इंटरकनेक्ट जो है करते हुए याद कर सकते हैं। यह इस आंदोलन के प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट थे। इनके सहयोगी के रूप में सुंदर लाल बहुगुणा टिहरी बांध आंदोलन के जनक का विशेष महत्व था। किसानों के द्वारा वृक्षों की कटाई का विरोध करने हेतु इस आंदोलन की शुरुआत की गई। इसी तरह दक्षिण भारत में एपिको आंदोलन चलाया गया, जिसका नेतृत्व जो है पांडुरंग हेगड़े ने किया। अब आपसे पूछा जा सकता है कि एपिको आंदोलन कहाँ का है? चिपको आंदोलन जो है, आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। जो चिपको आंदोलन है वह उत्तराखंड के जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट का है, और जो एपिको आंदोलन है वह कहाँ का है? वह दक्षिण भारत का है। इसका नेतृत्व किसने किया था? पांडुरंग हेगड़े ने किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है? नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नीरी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान CSIR का एक उपक्रम है जो नागपुर में स्थित है, जो भारत सरकार के द्वारा बनाया वित्त पोषित एक शोध संस्थान है, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। यह पर्यावरण विज्ञान एवं इंजीनियरिंग से संबंधित अनुसंधान एवं व्यवहारिक सुझाव देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो किसका संबंध? धारणीय विकास का संबंध है, वातानुकूलन का संबंध है, कागज के थैलों का प्रयोग संबंधित है, क्योंकि पॉलीथीन का अगर प्रयोग करेंगे तो उससे जो हमारी पर्यावरण पर जो है उसका दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। गरीबी को कम करना इससे संबंधित नहीं है, अगर डायरेक्ट देखा जाए डायरेक्ट इम्पैक्ट इसका नहीं पड़ता है। गरीबी कम करना का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। शेष तीनों विकल्प धारणीय विकास, वातानुकूलन, कागज के थैलों का प्रयोग सीधे सीधे पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित हैं, जिनमें वातानुकूलन का पर्यावरण पर नकारात्मक, धारणीय विकास तथा कागज के थैलों का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, स्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है? तो किसकी? प्राकृतिक संसाधनों की। स्थायी विकास, धारणीय विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। हमने क्या कहा था? अभी हमने बताया था, इसके पहले वाले जो है क्वेश्चन में हमने देखा था कि आपको जो है जो प्राकृतिक संसाधन है उसका उस प्रकार से जो है यूज़ करना है कि आपकी जो वर्तमान की जो आवश्यकताएं हैं वो तो फुलफिल हो ही, बल्कि जो भविष्य में जो आपकी आने वाली पीढ़ी है उनको भी जो है जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उनको भी वहाँ तक जो है जो प्राकृतिक संसाधन है वो भी उसका यूज़ कर सकें। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? ये आपका स्थित है नई दिल्ली में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट स्थित है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है कहाँ पे? लखनऊ में। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है, जो कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अंतर्गत कार्यरत है। यह संस्थान जीव विज्ञान एवं टेक्सोनॉमी के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। कानपुर में दलहन संस्थान स्थित है। दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? जो आपका दलहन अनुसंधान संस्थान है ये भी आपका जो IIT कानपुर है उसी के जो है लगभग जो है करीब में ही स्थित है।
नेक्स्ट हम देखेंगे संकटग्रस्त पशुओं की किस्मों के विषय में ताज़ा ज्ञान एक पुस्तिका में निहित है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, रेड डाटा बुक। वर्ष 1963 में प्रकाशित IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेड स्पीसीज ने IUCN रेड लिस्ट या रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है, जैविक प्रजातियों के वैश्विक संरक्षण की स्थिति की दुनिया से व्यापक सूची बनाने के लिए विकसित हुई थी। इसके तहत भारत के गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों के पौधों और जानवरों को सूचीबद्ध किया जाता है, जैसे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सारस क्रेन आदि। हमने क्या देखा कि जो संकटग्रस्त पशुओं की जो है किस्मों संकटग्रस्त जो पशुओं की किस्मों के विषय में जो ताज़ा ज्ञान एक पुस्तिका में निहित है, किसे कहते हैं, जिसे जो है कहते हैं वो क्या है, रेड डाटा बुक है। और हमने जो आपको ये बताया कि IIT कानपुर में जो दलहन अनुसंधान संस्थान है, ये कहाँ पे स्थित है, IIT कानपुर के जो है लगभग जो है पास ही में है। तो वो हमने इसलिए बताया क्योंकि हम IIT कानपुर में जो है जा चुके हैं, IIT कानपुर जा चुके हैं, इसलिए हमें इसका जो है एक्सपीरियंस है, इसलिए हमने इस चीज़ को बोला है, क्योंकि हमने इसको देखा है कि ये वहीं पे पास में ही स्थित है, दलहन अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्या है, संकटग्रस्त प्राणियों को अधिसूचित करने वाले रेड डाटा बुक के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी थी? तो कौन सी IUCN संकटग्रस्त प्राणियों की अनुसूचित करने वाली जो रेड डाटा बुक है के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी थी? वो क्या थी? IUCN। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्तमान में निम्न में से कौन सा ईंधन पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है? वर्तमान में कौन सा जो ईंधन था वह पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है? वह है संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG। संपीड़ित प्राकृतिक गैस उच्च दाब पर भंडारित किया गया हुआ मीथेन गैस होता है, जो ईंधन के प्रयुक्त परंपरागत साधनों एवं उपयुक्त ईंधनों के दहन के बाद अपेक्षाकृत बहुत कम हानिकारक गैसों का उत्पादन करता है। LPG उच्च दाब पर द्रवीकृत प्रोपेन गैस है। LPG क्या है? उच्च दाब पर जो है द्रवीकृत प्रोपेन गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, यूरो नाम बनाए गए हैं। यह जो है वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए, वाहनों से निकलने वाली जो हानिप्रद जो गैसें हैं उनको नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्या है, भारत का वन्य जीव संस्थान अवस्थित है, जो कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। भारत का वन्य जीव जो संस्थान है ये देहरादून में स्थित है। भारत में वन्य जीव संस्थान का गठन 1982 में देहरादून में चंद्रबनी में स्थापित किया गया था। यह केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत स्वतंत्र निकाय है। इस संस्था के द्वारा लुप्तप्राय जैव विविधता, वन्य जीव नीति और जैव विकास और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में शोध के लिए कार्यक्रम संचालित करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? यह 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक वन्य जीव, उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक वन महोत्सव जो है सप्ताह मनाया जाता है। कौन सा? वन महोत्सव, न कि वन जीव। कौन सा उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है? कब? 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक। इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को वृक्षावरण के लिए प्रोत्साहन देना, मतलब लोगों को जो है वृक्ष को लगाने के लिए क्या करना? प्रोत्साहित करना। भारत सरकार ने क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 लक्ष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? अब वो आप तब बता सकते हैं जब आप जो है आपको 8 लक्ष्य पता होंगे, तब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सौर शक्ति, अपशिष्ट से ऊर्जा स्थानांतरण, वनीकरण, इसको हम देखेंगे कौन कौन से हैं। भारत सरकार के क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 लक्ष्य हैं जो इस प्रकार हैं। राष्ट्रीय और मिशन। दूसरा क्या है? उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन। फिर क्या है? सतत आवास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालय पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। आप इसको जो है क्या कर सकते हैं? स्क्रीनशॉट लेके आप इसको याद कर सकते हैं। इसका शुभारंभ कब किया गया था? 2008 में। और जो है भारत सरकार ने क्लाइमेट एक्शन प्लान पर जो कितने लक्ष्यों को रखा है, तो ये भी आपको बताना है, 8 लक्ष्यों को। और किसका जो है प्रारंभ कब किया गया था? 2008 में किया गया था। और कितने उसके अंतर्गत ये चीज़ें शामिल हैं, आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित संस्थानों में से पर्यावरण सूचना प्रणाली
का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है? वह कहाँ पे स्थित है? IIPS मुंबई में स्थित है, IIPS मुंबई। नेक्स्ट है निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में से किसे रामसर का दर्जा प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? वर्तमान समय में कुल 75 आर्द्र भूमि है। आप इसको जो है क्या करेंगे, आप इसको इस टाइम पे जो है करंट से इसको अपडेट कर लेंगे कि वर्तमान समय में जो है कितने आर्द्र भूमि है। दूसरा क्या है, यह 2 फरवरी को जो है आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है 2 फरवरी रामसर अभिसमय को जो है कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो ये 1971 में किया गया था। दूसरा जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह जो रामसर जो अभी समय था, तो यह जो है यह किस स्थल पे जो हुआ था? तो ये इसको जो रामसर स्थल का जो है दर्जा दिया गया था। आर्द्र क्षेत्रों को रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त है। वर्तमान में भारत में कुल 75 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त है। आप इसको करंट के साथ अपडेट कर लेंगे। रामसर अभिसमय वर्ष 1971 में ईरान में हस्ताक्षरित किया गया था। इसका संबंध आर्द्र भूमियों के संरक्षण से है। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी डेट आपको इम्पोर्टेंट है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस का आयोजन किया जाता है। तो ये आपका जो है चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके आगे का चैप्टर जो है नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे। आप लोगों को ये हमारी जो सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आपकी पॉलिटी भी इसी के साथ साथ चल रही है, और आपकी ज्योग्राफी भी चल रही है जिसमें इंडियन ज्योग्राफी चल रही है। साइंस की सीरीज़ में सबसे पहले हमने बायो स्टार्ट किया, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बायो से पूछे जाते हैं। तो बायो भी चल रही, जो है सब्जेक्ट आपका जैसे ही कंप्लीट होता है हम आपको जो है उसको बता देंगे कि आपका ये सब्जेक्ट अब जो है कंप्लीट हो गया है, आप इसको फुल रिवीजन जो है फिर से कर सकते हैं। तो चूँकि जो है कौन सा आपका जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो कंप्लीट होने वाला है, और दूसरा जो है आपका ये एनवायरनमेंट की जो सीरीज़ जो ये अभी है चल रही है, ये भी आपकी लगभग जो है 2 से 3 क्लास में जो है आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग जो है इसको देखिए, और हमारे जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों की सीरीज़ कैसी लग रही है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, UPSC 8वीं प्रविष्या के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।